साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय की एक बहुत बड़ी खबर तमिलनाडु से है। ऐसी खबर जो कभी नहीं हुई इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में। हो सकता है इसके बाद लोकतंत्र खतरे में है, ये वाला नैरेटिव फिर से शुरू हो जाए और मोदी सरकार पर लोग टारगेट करने लगे। लेकिन यकीन मानिए, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको इसका एक नया पक्ष भी समझ में आएगा। हालांकि सीधे मोदी जी से या मोदी सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल देर रात की खबर है। जानते हैं खबर क्या है? तमिलनाडु के कैबिनेट मंत्री सेंथिल बालाजी, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है, तमिलनाडु के ये कैबिनेट मंत्री हैं, उसे तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी कोई बड़ी खबर होती नहीं है, लेकिन जानते हैं तमिलनाडु के गवर्नर ने बिना मुख्यमंत्री की सलाह पर बर्खास्त कर दिया है। कोई सलाह मशविरा नहीं किया। और क्यों किया ये तो मैं अभी बताऊंगा। और जैसे ही ये खबर सामने आई, एकदम से बवाल मच गया, हंगामा मच गया तुरंत। मतलब आप लोगों को शायद पता भी ना हो, देर रात इस पर इतनी सारी चीज़ें होने लगी। उसके बाद गृह मंत्रालय को पता चला, फिर गृह मंत्री ने उनको ये सुझाव दिया, जो सूत्रों के मुताबिक खबरें चल रही थी, कि इस फैसले को आप वापस ले लें। इसे तब तक आप अमली जामा न पहनाएं जब तक आप अटॉर्नी जनरल से सलाह न ले लें। इसके बाद राज्यपाल ने उस फैसले को वापस ले लिया, उसे होल्ड पर डाल दिया गया। लेकिन ये खबर दोस्तों बहुत बड़ी है, और मतलब ये अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है। क्यों है ये मैं आपको एक एक पक्ष बताऊंगा। देर रात मैंने रिसर्च करके इसके कई आयाम को समझने का प्रयास किया है। आखिर राज्यपाल को ये ताकत कहाँ से मिली? आखिर किस प्रकार उन्होंने बिना मुख्यमंत्री की सलाह के कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त कर दिया? सबसे पहले आप खबर देख लीजिए। तमिलनाडु के राजभवन ने बकायदा एक बयान जारी किया है, और इसमें क्या लिखा है आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। मिनिस्टर थिरु सेंथिल बालाजी इज फेसिंग सीरियस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स in a number of cases of corruption, including taking cash for jobs and money laundering. Abusing his position as a minister, he has been influencing the investigation and obstructing the due process of law and justice. Currently, he is in judicial custody in a criminal case being investigated by the Enforcement Directorate. Some more criminal cases against him under Prevention of Corruption Act and the Indian Penal Code are being investigated by the state police. इसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों कि सेंथिल बालाजी के ऊपर क्या आरोप है, जो कैश फॉर जॉब्स स्कैम है, किस तरीके से वो अपने पोजीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं और किन मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई है। There are reasonable apprehensions that continuation of Senthil Balaji in the Council of Ministers will adversely impact the due process of law, including fair investigation that may eventually lead to breakdown of the constitutional machinery in this state. मतलब इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन का खतरा है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ऑनरेबल गवर्नर हैज डिसमिस्ड सेंथिल बालाजी फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। जानते हैं राज्यपाल ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि सेंथिल बालाजी पर नौकरी के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कई गंभीर आरोप है। वो मंत्री के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जांच को प्रभावित कर रहे हैं, और वो आपराधिक भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में आशंका है कि सेंथिल अपने मंत्री पद पर बने रहने से जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, और इन्हीं परिस्थितियों में उन्हें तत्काल कैबिनेट से बर्खास्त किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश के इतिहास में कि किसी राज्यपाल ने बिना चीफ मिनिस्टर की सलाह के किसी मंत्री को बर्खास्त कर दिया। लेकिन ज़रूरी है क्या?
जो कभी नहीं हुआ वो होगा भी नहीं, वो तो हो सकता है। और कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इस देश में 2013 का काल याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि अगर किसी संसद सदस्य या विधायक को 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और जानते हैं, ये कानून संसद ने नहीं बनाया कि 2 साल की सजा और इमीडिएटली आपकी सदस्यता रद्द हो जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से ये नियम बना है। यानी कई फैसले ऐसे होते हैं दोस्तों जो समय के साथ आते हैं और ऐतिहासिक बन जाते हैं। अब ये तो नई बात हो गई, लेकिन अब तक स्थिति क्या थी ये भी तो समझिए। कानूनी बात भी, संवैधानिक चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। संवैधानिक स्थिति ये है कि अगर किसी मंत्री की नियुक्ति होनी है, बर्खास्तगी होनी है, तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होता है। और ये देखिए, संविधान का अनुच्छेद 164(1) इसके मुताबिक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर अगर नियुक्ति होगी तो हटाई भी जाएगी। यही परंपरा भी है और यही इससे पता भी चलता है दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव में जीत के बाद अराजक हो जाए तो क्या राज्यपाल आंख कान नाक बंद करके बैठ जाएगा? क्या उसे राज्य को यूं ही छोड़ दिया जाएगा? और सेंथिल बालाजी के मामले में दोस्तों जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इसका बता देता हूं। तमिलनाडु में कैश फॉर जॉब्स स्कैम के मामले में पुख्ता सबूत मिलने के बाद ईडी ने कार्रवाई की है और ईडी ने 14 जून को बालाजी सेंथिल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। और आप जानते हैं कि इस मामले में अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाए तो फिर वो कितने दिनों तक जेल में रहेगा ये तो कोई नहीं जानता। ये तो ईडी जो सबूत इकट्ठा कर रहा है ना, वो भी नहीं बता सकता है। ये आप हाल के इतिहास से समझ भी सकते हैं। और उससे पहले जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, बाकायदा सेंथिल के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई। दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई और उस समय भी जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था। और उसके बाद वो तुरंत सीने में दर्द की शिकायत करने लगे। फिर जैसा कि प्रक्रिया होती है, ईडी उन्हें अस्पताल लेकर गई, फिर वो वहाँ आईसीयू में भर्ती हो गए। और इसके बाद मंत्री जी का ज़बरदस्त रोना गाना, पूरा एकदम से जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया। और भ्रष्टाचार में फंसने के बाद मंत्री महोदय इतना डर गए कि उनको बाईपास कराने की नौबत आ गई और बाद में बाईपास कराया भी गया। अब आपको मैं थोड़ा सा इस जो स्कैम है उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये स्कैम दोस्तों सेंथिल बालाजी पर आरोप जो है वो दरअसल 2011 से 2015 के बीच का है, जब वे तमिलनाडु में AIADMK की सरकार थी। उस समय सरकार अलग थी, वो मंत्री थे। तब उन्होंने युवाओं से पैसे लेकर नौकरी दी। हालांकि बाद में वो DMK में शामिल हो गए और यहाँ उन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। मतलब उसमें भी मलाई काट रहे थे, मार रहे थे, इसमें भी वही काम कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि जब वो AIADMK की सरकार में मंत्री हैं, कोई करप्शन किया और DMK की सरकार में भी मंत्री हो गए तो जांच होगी क्या? कभी नहीं होगी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जांच के आदेश देने पड़े। तब ईडी ने कार्रवाई की, तब ईडी ने सबूत इकट्ठा किया और तब ईडी ने गिरफ्तारी की। और तब जाकर अदालत ने अब की स्थिति ये है कि उन्हें 12 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई जो असली खबर है ना वो बताता हूं। जब ईडी ने सेंथिल को गिरफ्तार किया तो मुख्यमंत्री स्टालिन ने उनके मंत्रालय का प्रभार अन्य मंत्रियों में बांट दिया और फिर इसकी जानकारी देते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल को फाइल भेजा। और फाइल जब भेजा, गवर्नर साहब ने देखा तो उन्होंने तुरंत वापस कर दिया और कहा कि आपने गुमराह करने वाली और गलत जानकारी दी है। अब क्या है गलत जानकारी ये समझ लीजिए।
दरअसल जो फाइल भेजी गई उसमें यह लिखा था कि सेंथिल के बीमार होने के चलते सीएम स्टालिन उनके विभागों के प्रभार का बंटवारा करना चाहते थे, बीमार होने के चलते। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति तो यह है कि सेंथिल भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और तभी जाकर राज्यपाल ने फाइल वापस कर दिया। अब इस मामले को लेकर कुछ लोग मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए और 16 जून को राज्य द्वारा जारी जो प्रेस नोट है उसको चुनौती दी, जिसके अनुसार बालाजी के पोर्टफोलियो को लोगों में बांट दिया गया और उन्हें बिना किसी प्रोफाइल के, बिना किसी प्रभार के मंत्री बने रहने दिया गया। अब सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट को अमान्य बताते हुए रवि ने तो कहा था कि बालाजी को पद पर बने रहने की अनुमति देना राज्यपाल की खुशी और विवेक के खिलाफ है। मैं ये दोस्तों लाइव लॉ का हिस्सा पढ़ रहा हूँ, चूंकि कानूनी चीज़ है, आपको समझने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति देने के राज्यपाल के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है, लेकिन सरकार ने राज्यपाल की इच्छा के खिलाफ कदम उठाया है। अब आप महत्वपूर्ण चीज समझिए कि जब ये सारा मामला हो रहा था सरकार और गवर्नर के बीच, तब कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंचे और ये मामला पीठ के सामने आया तो चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट से आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या राज्यपाल ने बालाजी की नियुक्ति रद्द करने के लिए कोई विशेष आदेश पारित किया? अदालत ने कहा कि हालांकि राज्यपाल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाए रखने पर सहमत नहीं हुए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, उन्हें पदमुक्त करने या मंत्री पद से हटाने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। अब अदालत ने क्या कहा, ये कोट अनकोट में है। राज्यपाल ने मंत्री के रूप में उस व्यक्ति की नियुक्ति को कहां रद्द कर दिया है, उन्हें राज्यपाल द्वारा मंत्री नियुक्त किया गया, तो वह पहलू संतोषजनक है। किसी मंत्री को हटाने की राज्यपाल की शक्तियां हमें कहां से मिलती हैं? राज्यपाल उन्हें बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में रखने पर सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने का आदेश पारित नहीं किया। सहमत न होने और सकारात्मक कार्य करने के बीच अंतर है। ये टिप्पणी है, एक और मौखिक टिप्पणी की, वो भी सुनना जरूरी है। हम इस मामले में आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय हमें विशिष्ट होना होगा। हमें केवल प्रेस रिलीज के आधार पर नहीं जा सकते जब तक हमें यह स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता कि राज्यपाल ने उन्हें हटा दिया और वो अभी भी पद पर बने रहेंगे। हम अनुच्छेद 226 के तहत आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हमारे पास राज्यपाल की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है। अब देखिए, ये थोड़ा सा पेचीदगियां हैं, इसमें कानूनी चीज है, बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। हाई कोर्ट में ये मौखिक टिप्पणी हुई कि आप आ तो गए, लेकिन आप सिर्फ प्रेस रिलीज और बातचीत के आधार पर आ गए, कोई राज्यपाल ने आदेश दिया क्या? लेकिन 164 में क्या लिखा है कि राज्यपाल की संतुष्टि पर सारी चीजें होती हैं। आपको मैं फिर से एक बार वो जो 164 का हिस्सा है वो मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाता हूं। तब देखिए क्या लिख रहा है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, लेकिन इसमें हटाने का प्रावधान नहीं लिखा है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों, जब हाई कोर्ट का ये आदेश आया या हाई कोर्ट की ये जब टिप्पणी आई, मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से राज्यपाल ने सेंथिल को बर्खास्त कर दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इस आदेश को कुछ ही घंटों में वापस ले लिया, लेकिन आपको इनमें जो कुछ परिस्थितियां पैदा हुई है उसकी याद दिलाना भी जरूरी है। आप याद कीजिए दोस्तों, केजरीवाल सरकार में 2 मंत्री जेल गए और एक मंत्री सत्येंद्र जैन 9 महीने तक जेल में रहे, लेकिन उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया, कैबिनेट मंत्री बने रहे। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नसीहत दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी प्रकार का मामला दोस्तों आप देखिए महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद भी लंबे समय तक वो मंत्री बने रहे।
कुल मिलाकर ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं जिसमें कोई व्यक्ति जेल चला गया लेकिन मंत्री बना रहा। आप सोचिए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी 2-4 दिन के लिए जेल चला जाए तो वो निलंबित कर दिया जाता है। क्या हमारे सांसदों और विधायकों को कुछ ज़्यादा छूट मिली है? क्या वो आम नागरिक से ज़्यादा है? क्या कोई वीआईपी है कि उन्हें नहीं हटाया जा सकता? और शायद इन्हीं परिस्थितियों को देखने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राज्यपाल एन रवि ने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला किया, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो इसका जो असर है वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर पड़ेगा, वो जानते हैं। फिर भी उन्होंने साहसिक फैसला किया, बहुत बड़ा फैसला किया है। हालांकि इस मामले में जब मैं आपको बता रहा हूं तो एक चीज़ की चर्चा करना ज़रूरी है। इस मामले में विरोध करते हुए तमिलनाडु की डीएमके सरकार है, उसका सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया। क्या टिप्पणी की, आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ये लिखा है डीएमके नेता सरवनन, चेन्नई से। सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने वाले राज्यपाल कौन होते हैं? क्या उनके पास संवैधानिक अधिकार है? वह सनातन धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, वह सनातन धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म हमारे देश का कानून नहीं है। हमारा संविधान, हमारी बाइबिल, गीता, कुरान है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे संविधान को ठीक से पढ़ें। उनके पास अधिकार नहीं है, वह अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब डीएमके दोस्तों इस मामले में ये हमला करे कि आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। आप ये कहें कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको सनातन धर्म बीच में घुसेड़ने की क्या ज़रूरत है? आपको सनातन धर्म को टारगेट करने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो इनका असली चेहरा है। कुल मिलाकर दोस्तों, जिस प्रकार से राज्यपाल ने फैसला किया वो पहली नज़र में गलत तो लग सकता है, लेकिन है ऐतिहासिक। क्योंकि 2 साल की सज़ा के बाद जो संसद सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता चली जाती है, वो फैसला भी इन्हीं परिस्थितियों में आया। और आने वाले दिनों में अगर कोर्ट इस बात की पुष्टि कर दे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आज नहीं तो कल कभी भी, तो यकीन मानिए इसके पीछे तमिलनाडु के गवर्नर का ये फैसला ही एक नज़ीर के रूप में सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।